नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस और मैं हूं दीपक वशिष्ठ। हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ एक शब्दावलियों की बात की है। उन्हीं शब्दावलियों के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और अपनी आज की पहली शब्दावली के बारे में जानेंगे। हमारी जो आज की पहली शब्दावली रहने वाली है वो है राज्य लोक का सिद्धांत। राज्य लोक का सिद्धांत अगर हम देखें तो क्या होता है, इसको हम हड़प की नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। यह किसके द्वारा लागू की गई डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी जिसको नाम दिया गया है। यह एक प्रकार से विवादास्पद नीति थी। विवादास्पद क्यों थी? क्योंकि इसमें क्या कर रखा था इन्होंने, अगर किसी भी भारतीय शासक का, किसी भी भारतीय रियासत के राजा का कोई पुत्र नहीं है या फिर किसी वजह से वो मारा गया है और उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो क्या करते थे, अपने ब्रिटिश साम्राज्य में उस क्षेत्र को मिला लिया करते थे। इसमें हम देखते हैं इसी के तरह झांसी, सतारा, नागपुर, उदयपुर, संबलपुर, इन सभी जगहों को अपने शासन में मिला लिया गया था। भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना इसके द्वारा शुरू कर दिया गया था। गोद लेने की जो परंपरा है उसको खत्म कर दिया गया था। 1857 की क्रांति का यह महत्वपूर्ण कारण माना गया। फिर हम बात करते हैं सहायक संधि की, जिसे सब्सिडियरी अलायंस के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश काल में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसमें भारतीय शासकों के साथ संधि को किया जाता था और भारतीय शासकों द्वारा स्वयं की सुरक्षा के बदले ब्रिटिश सेना को रखना पड़ता था। उन्हें खर्च भी देना पड़ता था। मतलब क्या कर रखा था कि अगर तुम्हें सुरक्षा चाहिए तो आप क्या करोगे, ब्रिटिश सरकार से या फिर ब्रिटिश साम्राज्य से एक सेना की टुकड़ी अपने पास रखोगे, जो आपकी क्या करेगी, मदद करेगी या फिर कह सकते हैं रक्षा करेगी। और जो उसका खर्च था वो भी किसके द्वारा दिया जाता था, उस रियासत के राजा के द्वारा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं भारतीय शासकों के दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था। मतलब एक वहां पर व्यक्ति ऐसा छोड़ा जाता था जो ब्रिटिश सरकार का हुआ करता था। ठीक है। जिसको ब्रिटिश रेजिडेंट भी बोला जाता था। वो व्यक्ति क्या करता था, उनके आंतरिक मामलों में भी दखल अंदाजी कर सकता था। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का करना उस व्यक्ति का काम होता था। वो कर सकता था उसका। किसी बाहरी कंपनी के सैनिकों का निषेध, मतलब अगर आपके वहां पर ब्रिटिश सेना है या फिर ब्रिटिश जो व्यक्ति रह रहा है, उसके अलावा किसी और कंपनी का व्यक्ति आता है तो वो नहीं आ सकता था, उसका पूर्ण रूप से निषेध था। किसी बाहरी कंपनी के सैनिक का निषेध प्रथम हैदराबाद के निजाम द्वारा 1798 में क्या किया गया, सहायक संधि की गई। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अवध, मैसूर, पेशवा, सिंधिया, ये सब क्या कर रहे थे, सहायक संधि कर रहे थे किनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है। अंग्रेजों का वर्चस्व इससे बढ़ा और संप्रभुता और विदेश नीति किन लोगों ने खो दी, जो इसको एक्सेप्ट कर रहे थे सहायक संधि को। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सुधर्मवाद। सुधर्मवाद यह प्राय दो भागों से मिलकर बना है। सुधर्म प्लस वाद, अर्थात सच्चे या श्रेष्ठ धर्म को सर्वोपरि मानने वाली विचारधारा। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह विचारधारा है। मतलब किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा ऐसी सोच रखना कि उनका जो धर्म है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है, सबसे शुद्ध है। ठीक है। ये विचारधारा क्या कहलाती है, सुधर्म या फिर सुधर्मवाद। ठीक है। इसमें कोई व्यक्ति अथवा समूह यह मानता है कि इसका धर्म श्रेष्ठ है या सच्चा है, उसी धर्म का पालन समाज द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब राजनीति में या फिर सामाजिक तौर पर जो पालन हो रहा है वो किस धर्म का होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सुधर्मवाद विचारधारा वाले व्यक्ति का। अपने धर्म को अधिक महत्व दिया जाता है इसमें। भारतीय इतिहास में यह बार बार अलग अलग समय पर देखने को हमें मिलता है। ठीक है। भारतीय परंपराओं में फिर भी सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इसे महात्मा गांधी द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। इसे सुधर्मवाद के अपोजिट सर्वधर्म समभाव को। ठीक है। फिर हम बात करेंगे भूदान की। यह एक प्रकार का ऐसा आंदोलन था जिसमें यह बात कही गई थी कि कोई भी व्यक्ति
बिना भूमि के नहीं होना चाहिए। मतलब कैसी भूमि? जिस पर कृषि की जाती है। ठीक है, यह एक उद्देश्यपूर्ण आंदोलन था। इसे महान विचारक और स्वतंत्रता सेनानी विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। मतलब इस प्रकार से बोलना चाहते हैं ये कि जिस व्यक्ति के पास ज्यादा भूमि है वो अपने आप किसी व्यक्ति को थोड़ी सी भूमि अपनी भूमि में से दान में दे दे, ताकि वो व्यक्ति भूमिहीन ना रहे। ठीक है, वो कृषि कर सके। वह चाहते थे कि भूमि का वितरण पुनर्वितरण केवल सरकार के कहने या कानूनों से ना हो। उद्देश्य है कोई भी व्यक्ति भूमिहीन ना हो। इनका मुख्य उद्देश्य क्या देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति जो है भूमिहीन नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी कुछ एक शब्दावलियां अभी रहती हैं। शायद हमारी आने वाली 2 से 3 क्लास और होंगी इन्हीं शब्दावलियों के ऊपर।